फैन मो एक साधारण लड़का है जो आधुनिक चीन में रहता है और अभी हाई स्कूल में पढ़ता है। उसका रोजमर्रा का जीवन समस्याओं से भरा है क्योंकि उसका परिवार बहुत गरीब है और उसके पिता दिन रात ड्राइवर के रूप में काम करते हैं ताकि घर चल सके, और उसकी अपंग सौतेली बहन जो खुद से कुछ नहीं कर सकती और हर काम के लिए उसकी देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन वह एक पुरानी लॉकेट पहनकर सो जाता है, अगले दिन के डर से, जब वह जादू और राक्षसों की एक काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाता है। नई और रहस्यमयी दुनिया में आने के बावजूद उसका निजी जीवन पुरानी दुनिया जैसा ही है। उसका परिवार अभी भी गरीब है, पिता बिल भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपंग सौतेली बहन की देखभाल करनी पड़ती है। वह मैजिक सीनियर हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा देता है पर जल्दी लौटा देता है क्योंकि उसे जादू के बारे में कुछ नहीं पता। दरअसल उसे 9 साल की पढ़ाई सिर्फ 3 महीने में करनी थी। जादुई प्रतिभा पाने के लिए परीक्षा पास करना जरूरी है। यह योग्यता छात्रों को जागृति कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देती है। उसके पीछे कुछ सहपाठी चर्चा करते हैं कि वे कौन सी प्रतिभा चाहते हैं और बाई म्यू नाम के नीले बालों वाले लड़के की तारीफ करते हैं क्योंकि वह अपने परिवार की तरह ही बर्फ की प्रतिभा वाला जादूगर बनने वाला है। बर्फ सबसे शक्तिशाली तत्वों में से एक है। फैन मो अपने पिता के पास जाता है जो स्कूल के बाहर उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे थे। वह पूछते हैं कि परीक्षा कैसी रही, लेकिन फैन मो शर्म के मारे कुछ नहीं कह पाता। उसकी चुप्पी समझकर पिता कहते हैं, चिंता मत करो, पास के शहर में ड्राइवर की अच्छी नौकरी मिली है। ड्राइवर नहीं बनना चाहता। फैन मो पिता से एक और मौका मांगता है ताकि वह सम्मानित जादूगर बन सके। वह इस जादुई दुनिया में हारा हुआ नहीं रहना चाहता। उसके पिता उनके संकल्प को समझते हैं और कहते हैं कि यदि वो गंभीर हैं तो कुछ सोचेंगे, और दोनों घर लौटते हैं। अगले दिन वह और उनका मित्र स्कूल से साथ साथ लौटते हैं। मित्र उन्हें बताता है कि निंगजू म्यू आज सुबह राजधानी से लौटी थी और वो पहले से भी खूबसूरत दिख रही थी। फैन मो इसे नजरअंदाज करते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। वह देखते हैं कि उनके पिता एक सुनामी जैसे दिखने वाले व्यक्ति श्री म्यू से बात कर रहे हैं, जिनके लिए वह वर्षों से ड्राइवर के रूप में काम करते आए हैं। वह श्री म्यू से विनती करते हैं कि वह अपने प्रभाव का उपयोग करके फैन मो को मैजिक सीनियर हाई में भर्ती कराने में मदद करें। श्री म्यू उन्हें कहते हैं कि मो फैन परीक्षा में फेल हो गए और वह अपनी बेटी म्यू फैमिली की हैरिस के साथ भागने की कोशिश भी कर चुके हैं। उनके पिता पीछे नहीं हटते और कहते हैं कि वे अपने बेटे के स्कूल के दाखिले के बदले में कुछ भी करेंगे। श्री म्यू उनकी मदद करने के लिए सहमत होते हैं अगर वे अपना घर गिरवी रखते हैं, और उनके पिता मान जाते हैं। उस रात बाद में पिता फैन मो को बताता है कि उसने उसे मैजिक सीनियर हाई स्कूल के निदेशक दोस्त से बात करके भर्ती कराया है। वह यह भी कहता है कि वह घर किराए पर दे देगा क्योंकि वे दोनों पूरा समय स्कूल में रहेंगे और पिताजी हमेशा ड्राइविंग की नौकरी पर बाहर रहते हैं। फैन वादा करता है कि वह एक दिन शक्तिशाली जादूगर बनेगा और परिवार को खुश और समृद्ध करेगा। रात को होमवर्क करते समय वह इस वीडियो देखते हुए आपकी तरह ही टालमटोल करता है। जादूगर बनकर परिवार की मदद करने की बजाय वह उस समय को याद करता है जब निंगजू म्यू ने उसे घर से ले जाने को कहा था। वे साथ भागे थे पर ज्यादा दूर जाने से पहले ही पकड़े गए थे। उसके बाद श्री म्यू अपने गिरोह के साथ फैन मो और उसके पिता को पीटने के लिए घर में घुस आए क्योंकि वे शक्तिशाली परिवार की बेटी के साथ भागे थे। उसे अब भी याद है कि कैसे श्री म्यू ने धमकी दी थी कि अगर उसने फिर कभी उनकी बेटी को देखा तो वे उसके दोनों पैर तोड़ देंगे। मैजिक अवेकनिंग इवेंट का दिन आखिरकार आ गया, जब सभी छात्र अपनी जादुई प्रतिभा जगाकर दाना बनने की राह पर चल पड़ते हैं। हर छात्र को एक बैज मिलता है जो 7 तारों के साथ उनकी शक्ति जागने पर एक खास निशान दिखाएगा। शुरू में 7 तारे काले होते हैं, जो दर्शाता है कि व्यक्ति एक नौसिखिया है। जैसे जैसे व्यक्ति ताकतवर होता जाता है, तारे एक एक करके चमकने लगते हैं। परीक्षा में टॉप करने के बाद बाई म्यू सबसे पहले कक्षा के सामने क्रिस्टल बॉल को छूकर अपनी प्रतिभा जगाता है। जैसा कि उम्मीद थी, उसे अपने परिवार की तरह बर्फ की प्रतिभा मिलती है। उसका एक तारा पहले से ही चमक रहा है, जो दिखाता है कि वह औसत नौसिखिए से ज्यादा कुशल है। फैन मो आखिरी बारी में जाता है, जबकि सब उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह क्रिस्टल बॉल की ओर बढ़ता है। जब वह उस पर हाथ रखता है तो कुछ नहीं होता, जिससे सभी हंस पड़ते हैं। वह फिर से ध्यान लगाकर कोशिश करता है और इस बार क्रिस्टल बॉल से एक चमकीला बैंगनी प्रकाश निकलता है। हर कोई, यहाँ तक कि दूसरी कक्षाओं के छात्र भी बैंगनी रोशनी देखने उसके चारों ओर जमा हो गए। बैंगनी रंग गड़गड़ाहट तत्व का प्रतीक है, जो दुनिया का सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली तत्व माना जाता है। फैन मो सन्न रह गया और लंबे समय तक गेंद पर हाथ रखे खड़ा रहा। जब उसे होश आया तो कक्षा खाली थी और उसने देखा कि गेंद अब चमकदार लाल हो गई थी। फैन मो को एहसास हुआ कि उसने एक नहीं बल्कि 2 सबसे शक्तिशाली तत्वों को जगाया है, पर किसी कारण से उसके सहपाठियों को याद नहीं कि उसे गड़गड़ाहट की प्रतिभा मिली थी। वह अपनी नई प्रतिभाओं से सहपाठियों को गलत साबित करने के लिए बेताब था। जागरण के 2 महीने बाद शिक्षक ने जादू की रिहाई पूरी करने का तरीका समझाया। लक्ष्य था 7 सितारों को नियंत्रित करना, जो हर किसी की आत्मिक दुनिया में स्थिर कक्षा में लाने के लिए मन को केंद्रित करना। इसे हासिल करने से जादू की रिहाई पूरी होती है, जिससे जादुई शक्तियां मिलती हैं। बाई म्यू पहले से ही 5 सितारों पर काबू पा चुका था, जो कक्षा में सबसे ज्यादा था। फैन मो सबसे पीछे था, केवल अपनी अग्नि प्रतिभा के लिए एक सितारे को ही नियंत्रित कर पाया था। स्कूल के बाद वह अपने बुरे सहपाठियों के बारे में सोचकर उदास हो गया। उसे निराशा थी कि कोई नहीं जानता था कि वह 6 सितारे और गड़गड़ाहट प्रतिभा नियंत्रित कर सकता था। फिर भी
वह हमेशा 7वें तारे पर हार जाता है, जिससे वह अपनी बिजली की शक्तियां नहीं पा सकता। चलते चलते वह पार्क में अपनी छोटी बहन क्सेनिया से टकरा जाता है। उसे पता चलता है कि वह झूले पर फंसी है क्योंकि कुछ गुंडों ने उसकी व्हील चेयर छीन ली। नेता उसे पसंद करता है, पर प्यार जीतने की हिम्मत न होने से व्हील चेयर छीनकर उसे ब्लैकमेल करता है। गुस्से में फोमैन व्हील चेयर वापस लेने उनका सामना करता है, पर वे लड़ने लगते हैं। बहन के सम्मान के लिए वह अपनी बिजली की शक्ति के तारों को एकजुट करने की कोशिश करता है। वह अपनी पहली बिजली की शक्ति थंडर का क्रोध को अनलॉक करके नेता को बिजली से मारता है। जब उन्हें पता चलता है कि वह जादूगर है, बाकी लोग डरकर भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद वह क्सेनिया को व्हील चेयर लौटाता है और वह उस पर गर्व महसूस करती है। घर पर फैन नोएल स्नान में अग्नि तारों को संरेखित करने का अभ्यास करता है क्योंकि उसे अंतिम परीक्षा पास करनी है। उसके पिता पड़ोसी शहर में ड्राइवर की नौकरी लेकर जोखिम उठा रहे हैं क्योंकि आसपास के शहरों में राक्षस हमले होते हैं। उसके पिता ऐसी स्थिति में बेसहारा होंगे क्योंकि वे एक साधारण गैर जादूगर व्यक्ति हैं। क्सेनिया उससे पूछती है कि उसने जल का क्रोध इतनी जल्दी कैसे सीख लिया। उसे शक है कि वह ब्लैक क्यूरिया में शामिल हो गया, जो लोगों को जल्दी कौशल सिखाता है। वह उसे बताता है कि वह ऐसा कर पाया क्योंकि उसने अकेले में बहुत अभ्यास किया। जब वह चली जाती है, उसे लगता है कि वह अभी अपनी बिजली की शक्ति नहीं दिखा सकता क्योंकि यह संदेह पैदा करेगा। बिजली की प्रतिभा उसका त्रुप का इक्का होगी, जबकि वह अंतिम परीक्षा के लिए अग्नि प्रतिभा में महारत हासिल करने की कोशिश करेगा। एक दिन एक नई व्यावहारिक जादू शिक्षिका कक्षा में आती है और अपना परिचय देती है। युतांग एक अग्नि प्रतिभा वाली जादूगरनी है और सभी लड़के उसके रूप और शानदार क्षमताओं पर फिदा हो जाते हैं। फैनमो को भी उसकी आग फैलाने की कला देखकर नई प्रेरणा मिलती है। हालांकि जब फैनमो अपने कौशल सुधारने में लगा रहता है, बाम्यू और मिस्टर म्यू उसे फेल कराने की साजिश रचते हैं। वे कार्टून के खलनायकों की तरह उसे फेल कराने के तरीके सोचते रहते हैं। वे अभी भी भागकर शादी करने की घटना पर गुस्सा हैं और उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। मिस्टर म्यू एक काले पत्थर का इस्तेमाल करके उसकी फाइनल परीक्षा में गड़बड़ी करने की योजना बनाते हैं। ये काला पत्थर आम कंकड़ जैसा दिखता है, पर छूने वाली हर चीज की जादुई शक्ति सोख लेता है। एक भ्रष्ट शिक्षक की मदद से वह फैन की बारी पर क्रिस्टल बॉल के नीचे पत्थर रखने की योजना बनाता है ताकि बॉल से निकलने वाली रोशनी सोख ली जाए, जिससे उसका प्रदर्शन खराब दिखे और उसे फेल करने लायक कम नंबर मिले। परीक्षा से 1 महीने पहले उनके शिक्षक ग्रेडिंग प्रक्रिया समझाते हैं। छात्रों को क्रिस्टल बॉल छूना होगा, जो उनकी जादुई क्षमता का आकलन कर उनकी शक्ति के अनुपात में चमकता है। व्यक्ति जितना शक्तिशाली, गेंद उतनी ही अधिक चमकती है। छात्रों को D से A के बीच ग्रेड मिल सकता है, जहां D फेल होने का ग्रेड है। बाम्यू शिक्षक से पूछता है कि क्या उन्हें जादू रिलीज करना होगा, जैसे कोई नर्ड करता है। शिक्षक बताते हैं कि 1 साल में छात्रों से जादू रिलीज की उम्मीद अनुचित है, इसलिए यह अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर कोई छात्र ऐसा कर पाता है तो उसे एलीट क्लास में भेजा जाता है और स्टार ब्रेसलेट मिलता है, जो EXP बूस्ट की तरह क्षमताएं बढ़ाता है। अंतिम परीक्षा के दिन निंगक्सुमू छात्रों के प्रदर्शन का निरीक्षण करने आती है। उनकी उम्र समान होने के बावजूद वह प्रतिष्ठित इंपीरियल कॉलेज की छात्रा है और बर्फ तत्व में विशेषज्ञ है। बाम्यू उसके सामने अपनी योग्यता साबित करने और फैनमो को कमजोर दिखाने के लिए उत्साहित है। निंगशु क्रिस्टल बॉल छूकर स्कूल में अपनी शक्ति दिखाती है, जिससे बर्फ फैलकर पोडियम से छात्रों के पैरों तक पहुंच जाती है। बेचारी क्रिस्टल बॉल बीच से टूट जाती है। पोडियम पर नई गेंद रखी जाती है और छात्रों को एक एक करके मंच पर बुलाया जाता है। फैनमो का एकमात्र दोस्त भूरे बालों वाला श्याओ हाओ ए पाकर और मेहनत करने को प्रेरित होता है। वह पहला जादू छोड़ने का प्रयास करता है, पर असफल रहता है। उसके सहपाठी उसे मंच से हटाते हैं, दिखाते हुए कि इस स्कूल में कितने बुरे लोग हैं। सुश्री तांग उसकी पीठ थपथपाती हैं और कहती हैं कि यह अच्छी कोशिश थी। धन्यवाद सुश्री तांग। बामू अगला है। क्रिस्टल बॉल 2 प्रभा मंडलों के साथ अत्यंत तेज चमकती है। वह सामान्य A से ऊपर S ग्रेड पाता है। दर्शकों में निंगशु को देखकर जादू छोड़ने को कहता है। वह सफलतापूर्वक अपने 7 तारे संरेखित करता है और लक्ष्य को जमाने के लिए बर्फ की रेखा छोड़ता है। जादू छोड़ने के लिए उसे अच्छा भी ग्रेड मिलता है। उसका प्रदर्शन अगले छात्र फैनमो पर और दबाव डालता है। परीक्षक और श्री म्यू मंच पर जाने से पहले छुटकी लेते हैं और योजनानुसार गेंद के नीचे काला पत्थर रखते हैं। फैन मंच पर आता है और गेंद पर हाथ रखता है। आश्चर्य से गेंद सबसे कमजोर नारंगी रोशनी देती है। वह फिर कोशिश करता है पर असफल रहता है। श्री म्यू निंगक्सु को बताते हैं कि वह कितना निकम्मा है और परिवार की नाक कटवा दी है। निंगक्सु चुप रहता है, जबकि सब उसका मजाक उड़ाते हैं। फैन कोशिश करता रहता है और आखिर में पत्थर टूट जाता है। उसके बाद क्रिस्टल बॉल एक प्रभा मंडल के साथ चमकती है। शिक्षक उसे B ग्रेड देता है। सुश्री तांग, जो देख रही थी, गेंद में खराबी का शक करती है और फैन का पुनर्मूल्यांकन मांगती है। छात्र सुश्री तांग का समर्थन करते हैं, सोचकर कि वे फैन को कम ग्रेड देना चाहती हैं। शिक्षक सुश्री तांग से विनती करता है कि वे अपनी मांग वापस लें ताकि फैन फेल ना हो, लेकिन निंगक्सु भी पुनः परीक्षण के लिए आग्रह करता है। तुरंत एक और क्रिस्टल बॉल लाई जाती है। जैसे ही फैन उसे छूता है, गेंद एक
उसके शरीर को घेरने वाली प्रकाश की किरणों से चमकदार लाल हो रहा है। एस ग्रेड के साथ वह भी जादुई प्रदर्शन की अनुमति मांगता है। लक्ष्य सामने रखते ही फैनमो कुशलता से आग की बड़ी गेंद फेंकता है। लक्ष्य जलाकर ग्रेड हासिल करता है। उसकी प्रतिभा पहचानते हुए एक श्री म्यू, बेहतर बालों और ऊंचे ओहदे वाले श्री म्यू उसे बुलाकर म्यू परिवार में शामिल होने और शक्तियों के लिए फायर स्टार कंगन देने का प्रस्ताव रखते हैं। सबके आश्चर्य से फैनमो न सिर्फ मना करता है बल्कि अपमान भी करता है उन्हें और परिवार को, पिता को तुच्छ समझने, कुत्ते जैसा व्यवहार करने और घर में घुसकर उन्हें और पिता को पीटने के लिए, जिससे पिता की पीठ में कभी न ठीक होने वाली चोट लग गई। श्री म्यू बर्फ की शक्तियों से पलटवार करते हैं पर प्रिंसिपल रोक देते हैं, कहते हुए स्कूल में हिंसा वर्जित है। वे फैन से बड़ों का अपमान करने पर माफी मांगने को कहते हैं पर फैन मना कर देता है। श्री म्यू उसे निकालने की धमकी देता है पर प्रिंसिपल कहता है कि जब तक वो पद पर है तब तक ऐसा नहीं होगा। बाई म्यू उसे मामला सुलझाने के लिए द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता है। श्री म्यू इस विचार पर अड़ जाता है और कहता है कि द्वंद्व फैन मो और अंगू के बीच होगा, जो उसका गोद लिया बेटा है और बाई से भी ताकतवर है। फैन मान जाता है और तय करता है कि हारने पर वो म्यू परिवार से माफी मांगेगा, पर जीतने पर म्यू परिवार को उसके पिता से माफी मांगनी होगी। जादूगरों के कानून के मुताबिक नाबालिग जादूगरों के बीच द्वंद्व मना है, इसलिए वे 2 साल बाद की तारीख तय करते हैं। निंगसी बाकियों के साथ जाने से पहले फैनमो पर मुस्कुराती है। अगला सेमेस्टर शुरू होता है और फैनमो एलीट क्लास में टॉप पर है। टीचर बताते हैं कि 3 स्टार ब्रेसलेट हैं जो 1 महीने के लिए टॉप 3 स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, लेकिन म्यू परिवार का अपमान करने की सजा के रूप में फैन को यह सिर्फ 10 दिन के लिए मिलेगा, फिर चौथे स्टूडेंट को दे दिया जाएगा। चूंकि कंगन सीमित और बहुमूल्य हैं, छात्र द्वारा देर से लौटाने या नुकसान पहुंचाने पर न केवल निष्कासन होगा बल्कि कभी जादूगर बनने पर भी प्रतिबंध लगेगा। उस रात बाद में फैन अंधेरे में अकेले बैठा कंगन को घूरता रहता है। हर बार जब वह जेब से कंगन निकालता है, उसकी चेन पर लगा रहस्यमय लटकन हवा में उठने लगता है। जब वह कंगन पहनता है, लटकन ऊपर उठता है, खुलता है और मछली का मुंह पूरा कंगन निगल जाता है। फैनमो घबराकर कीमती कंगन वापस पाने की कोशिश करता है जब मिस टैंग पीछे से आकर सही अनुमान लगाती है कि उसने कंगन खो दिया है। वह उसे घटना बताता है और लटकन दिखाता है। जांच करने पर वह पाती है कि यह एक दुर्लभ जादुई उपकरण है जो कंगन जैसे अन्य उपकरणों को खाकर अपनी शक्ति बढ़ाता है। यह समझाता है कि वह 2 तत्व क्यों खोल पाया और अपने साथियों से कहीं तेजी से क्यों आगे बढ़ सका। वह उसे सलाह देती है कि लटकन को छिपा कर रखे और अन्य गियर खिलाकर बढ़ाए। वह कहती है कि खोए कंगन की चिंता न करे और फिर गायब हो जाती है। कुछ दिन बाद कक्षा स्नोवी पीक आउटपोस्ट जाती है, जहां 24/7 पहरा है और आगे नरभक्षी राक्षस रहते हैं। फैन अपनी सादी टी शर्ट पर लटकन दिखाता हुआ वहां पहुंचता है, बड़ा चालाक। वहां का प्रशिक्षक उन्हें एक बाउंटी हंट का काम सौंपता है। नए होने के कारण अगर एक भी छात्र काम पूरा करे तो पूरी कक्षा को ए मिलेगा, लेकिन अगर कोई शिकार नहीं कर पाता तो पूरी कक्षा फेल हो जाएगी। छात्र जान बचाने के लिए हार मानते हैं, पर प्रशिक्षक उन्हें कायर कहकर डांटता है। वह कहता है कि राक्षस का शिकार करने वाले को हजारों का जादुई कवच मिलेगा। फैन द्वंद्व के लिए मजबूत बनने का दृढ़ संकल्प लेकर एक राक्षस को मारने की योजना बनाता है। कक्षा विभिन्न टीमों में बंटकर अपनी शक्तियों से बाधाएं दूर करते हुए चौकी से परे जंगल की खोज करती है। बाई म्यू और फैनमो की टीमें उस गुफा तक पहुंचती हैं जिसे प्रशिक्षक ने खोजने का निर्देश दिया था। उनका काम है गुफा का निरीक्षण करना कि क्या वहां कोई एक आंख वाले भेड़िया राक्षस बचे हैं जो जादूगरों द्वारा मारे गए थे, और एक स्टार कंगन ढूंढना जो प्रशिक्षक ने वहां खो दिया था। वहीं जब अन्य लोग बड़ी गुफा की खोज कर रहे थे, फैन का ध्यान गुफा के बाहर के तालाब पर केंद्रित हो गया। उसका दोस्त पूछता है कि वह क्या सोच रहा है। फैन बताता है कि तालाब केवल आधा भरा है, हालांकि चौकी पहुंचने से पहले बारिश हुई थी और पानी की रेखा अभी भी दिखाई दे रही है। यह इंगित करता है कि कोई विशाल प्राणी तालाब से आधा पानी पी गया होगा। दोस्त घबरा जाता है। वह दौड़कर दूसरों को बताने जाता है। बेशक वे उस पर विश्वास नहीं करते और उन्हें कहते हैं कि अगर डर लगता है तो पीछे रह जाएं। गुफा में प्रवेश करने के 10 सेकंड बाद ही एक विशाल भेड़िया दिखता है जिससे सब चीखते और भागते हैं। बाई म्यू अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पर ध्यान नहीं लगा पाता और लगभग काटा जाता है। एक और अग्नि छात्र उसे रोकने की कोशिश करती है पर फैनमो उसे बचा लेता है। जब छात्र घबरा रहे होते हैं, प्रशिक्षक और शिक्षक उन्हें एक चट्टान से देख रहे होते हैं। असल में यह भेड़िया कोई दानव नहीं बल्कि एक प्रशिक्षक का कम खतरनाक पालतू आर्कवुल्फ है। यह एक परीक्षा है कि क्या छात्र मुश्किल हालात में जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब प्रशिक्षक सोचता है कि कोई छात्र योग्य नहीं है, तभी गुफा से नीली रोशनी दिखती है। बाई म्यू अपनी स्तर 1 की बर्फ की शक्ति से भेड़िए को जमा देता है। बाई की सफलता देख वही छात्रा फैन से छूटकर भेड़िए से लड़ने गुफा में लौटती है। उसका स्तर 1 का अग्नि प्रहार केवल बर्फ को पिघला देता है।
पेय की बर्फ भेड़िए को पूरी तरह से मुक्त कर देती है। थंडर प्रतिभा वाला छात्र बचाने की कोशिश करता है, पर भेड़िया कुछ सेकंड में फिर आगे बढ़ता है। स्तर 1 जादू का कोई असर न देख फैन ध्यान केंद्रित कर स्तर 2 अग्नि क्षमता श्मशान को अनलॉक करता है। भेड़िए को आग लग जाती है और वह तालाब में कूद जाता है। प्रशिक्षक और शिक्षक छात्रों में एक प्रतिभाशाली जादूगर देखकर खुश होते हैं, लेकिन वो महसूस करता है कि अब आर्क वुल्फ पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। अब तक मालिक ने इसे नियंत्रण में रखा था ताकि यह छात्रों को न नुकसान पहुंचाए। अब जब यह पूरी तरह आजाद है तो वे वास्तविक खतरे में हैं। भेड़िया पहले लड़की पर हमला करता है, पर फैन का दोस्त हवा से उसे बचा लेता है। बैमू हमला करने की कोशिश करता है, पर भेड़िया कूदकर फैन की ओर बढ़ता है। वे सभी गुफा के अंदर भागते हैं, जबकि भेड़िया उनका पीछा करता है। एक सहपाठी सुझाव देता है कि वे भाग जाएं, जबकि छोटा समूह भेड़िए से लड़े ताकि उनकी मौत बेकार न जाए। शुक्र है, बाकी लोग अपने दोस्तों को छोड़ने से इनकार कर देते हैं। इस समय मुख्य प्रशिक्षक परी जैसे पंखों के साथ आता है और पूछता है कि भेड़िया कहाँ है। फैन और उसका दोस्त हवा की शक्ति से भेड़िए से भागते हैं, पर दोस्त फैन को बचाते हुए घायल हो जाता है। दोस्त को चोट लगी देख गुस्से में वह अपनी बिजली की शक्ति से भेड़िए का सामना करता है। करंट लगने से भेड़िया धीमा पड़ जाता है। तभी फैन ऊपर एक बड़ा कांटा देखता है। वह अपनी आग की शक्ति से कांटे को गिराकर भेड़िए के शरीर को छेद देता है। भेड़िए के गिरते ही उससे एक छोटा सफेद गोला निकलकर फैन के लॉकेट में समा जाता है। वह ज्यादा सोचे बिना अपने बेहोश दोस्त की मदद के लिए दौड़ पड़ता है। मुख्य प्रशिक्षक उन्हें पकड़ लेता है और भेड़िए को मरा देख चौंक जाता है। फैन बताता है कि उसने अग्नि शक्ति से स्पाइक से उसे मारा, पर प्रशिक्षक को यकीन नहीं कि तेज भेड़िया कैसे नहीं बच पाया। फैन अपने घायल दोस्त के लिए मदद मांगता है। फैन और प्रशिक्षक घायल दोस्त को लेकर बाहर निकलने लगते हैं। वे बाकी कक्षा और शिक्षकों से मिलते हैं जो उन्हें खोज रहे थे। वे भेड़िए के बारे में पूछते हैं और जानते हैं कि वह मर चुका है। सब सोचते हैं कि मूर्ख प्रशिक्षक ने उसे मारा, और मालिक पूछता है क्यों, जबकि वह खतरा नहीं था। वह बताता है कि उसने नहीं, बल्कि फैन मो ने गुफा में उसे मारा था। किसी को यकीन नहीं कि छात्र ने राक्षस को मारा। कुछ को लगता है कि प्रशिक्षक ने ही मारा होगा। मालिक अपने पालतू की लाश पर रोता है, उसे कसकर गले लगाते हुए। भेड़िया इस स्कूल परीक्षा के लिए मरने लायक नहीं था। फिर भी इस घटना से सभी सहपाठी फैन मो की ताकत पहचानते हैं। वे आखिरकार उसकी क्षमताओं की तारीफ और जान बचाने का शुक्रिया करते हैं। सुश्री तांग बताती हैं कि अगर भेड़िया काबू में न होता तो जादू न कर पाने वाले मर जाते। असल में राक्षस बेरहम जानवर हैं जो अंधाधुंध मारते हैं। उन्हें डर से लड़ना सीखना चाहिए। मुख्य प्रशिक्षक घोषणा करते हैं कि जादू इस्तेमाल करने वाले छात्रों को विशेष मान्यता और पूरी कक्षा को ए ग्रेड मिलेगा। फैन मो को भेड़िया मारने के लिए एस ग्रेड और जादुई कवच मिलता है। पुरस्कार समारोह में प्रमुख फैन को भविष्य में अपने संस्थान में शामिल होने का न्योता देते हैं। हालांकि उसका दिमाग यह समझने में व्यस्त है कि फैन ने भेड़िए को कैसे मारा। उसे याद है कि भेड़िए के आसपास जमीन झुलसी थी और उसके चेहरे पर अजीब काले निशान थे। एक गार्ड उसे पश्चिम में हड्डी भेड़िया दानवों की खबर देकर उसके विचारों को बाधित करता है। वह तुरंत कार्रवाई करता है और सभी गार्डों को राक्षसों को खोजने और मारने का आदेश देता है। फील्ड ट्रिप के 2 महीने बाद फैन मो अपने जादू का अभ्यास जारी रखता है। भेड़िया हमले के बाद उसने जाना कि स्तर 1 जादू राक्षसों पर बेअसर है और उसे शक्ति बढ़ानी होगी। अब तक वह अपनी अग्नि प्रतिभा का अभ्यास कर दूसरों को अपनी क्षमताएं दिखा रहा था, लेकिन उसे अपनी अग्नि प्रतिभा को कम से कम स्तर 2 तक बढ़ाने की जरूरत है। अगर वह विशाल स्पाइक न होता तो वह और उसका दोस्त गुफा में मर जाते। मिस तांग के अनुसार उसका लटकन गियर आत्माओं और राक्षसों को सोखकर उसकी प्रगति तेज करता है। अगर वो ज्यादा शक्ति सोख पाए तो अपने लॉकेट को स्पिरिट गियर लेवल तक अपग्रेड कर सकता है, जो उसे 20% की जगह 40% का बूस्ट दे सकता है। तो वो बाउंटी हंटर बनने का फैसला करता है ताकि पैसे कमा सके, अपने लॉकेट को खिला सके और लड़ाई का अनुभव हासिल कर सके। अगले दिन वो चेहरा छिपाने के लिए काला मास्क पहनकर बाउंटी हंटर हॉल में जाता है। बाउंटी हंटर हॉल वो जगह है जहां नए इनाम और उनके पैसे की जानकारी दी जाती है, जिसे बाउंटी हंटर चुन सकते हैं। वहां उसे एक आदमी एक युवा जादूगर को सलाह देता हुआ सुनाई देता है कि कौन से काम लेने चाहिए। वो उस आदमी से पूछता है कि क्या मॉन्स्टर हंटर ग्रुप में भर्ती हो रही है, तो वो आदमी लंबी कतार की तरफ इशारा करता है। आदमी उसे समय बचाने और आसान काम ढूंढने की सलाह देता है, क्योंकि मॉन्स्टर हंटर्स बहुत चुनिंदा हैं और सिर्फ अनुभवी जादूगर ही चुने जाते हैं। फैन फिर भी जुड़ना चाहता है, क्योंकि मॉन्स्टर हंटर्स शहर में राक्षसों से लड़ते हैं और शहर में रहना उसकी पढ़ाई के लिए सुविधाजनक होगा। आदमी कहता है कि अगर उसके पास आग की शक्ति है तो उसे आसानी से जगह मिल जाएगी। वो पूछता है कि क्या बिजली की शक्ति से आसान होगा, और आदमी हंसता है सोचकर कि वो मजाक कर रहा है, क्योंकि बिजली की शक्ति इतनी दुर्लभ है, एक नौसिखिया भी किसी भी समूह में शामिल हो सकता है। यह सोचकर
इस जानकारी के साथ फैन मॉन्स्टर हंटर में नौकरी के लिए लाइन में लग जाता है। सभी आवेदक अस्वीकृत होते हैं, जिससे कप्तान अनुभवहीन लोगों पर निराश हो जाता है जो आवश्यक कौशल को कम आंकते हैं। फैन मो की बारी पर जूनियर कर्मचारी उसकी योग्यता पूछते हैं और उसे लगभग खारिज कर देते हैं क्योंकि वह प्रमाणित शिकारी नहीं है। लेकिन वह अपनी बिजली की शक्ति दिखाता है, जिससे सभी लोग एक अनदेखे तत्व को देखकर दंग रह जाते हैं। कप्तान दरवाजा खोलकर उसे मॉन्स्टर हंटर समूह में स्वागत करता है, उसकी अनुभवहीनता को नजरअंदाज करते हुए, और बाकी सभी को खारिज कर देता है। वह फैन को मुख्य सदस्यों से मिलवाना शुरू करता है। शुरुआत उप प्रमुख तांग काई से, जो एक बर्फ जादूगर है। फैन उसे निंगशु की चचेरी बहन के रूप में पहचानता है और उम्मीद करता है कि वह उसे नहीं पहचानेगी। बाकी परिचय रुक जाते हैं जब खबर आती है कि एक लड़कियों के जूनियर स्कूल पर राक्षसों का हमला हुआ है और एक छात्रा लापता है। कप्तान फैन को घर जाने को कहता है, पर वह मिशन में शामिल होना चाहता है। कप्तान मान जाता है। रास्ते में वह बार बार अपनी बहन को फोन करता है क्योंकि वह उसी स्कूल में पढ़ती है जिस पर हमला हुआ है। उसे डर है कि कहीं उसकी बहन ही तो लापता नहीं है। पहुंचने पर कप्तान सबको अलग अलग काम सौंपता है और फैन को कैंटीन की जांच करने को कहता है। कैंटीन में फैन अपने फोन की रिंगटोन से चौंक जाता है। वह फोन उठाता है और अपनी बहन की आवाज सुनता है। वह बताती है कि जल्दबाजी में फोन भूल गई थी और अब पे फोन से कॉल कर रही है। वह कहती है कि वह सुरक्षित है, पर छात्रावास में कुछ अजीब महसूस किया था। निकलते वक्त उसने एक लड़की को कैंटीन की ओर जाते देखा और उसकी चिंता हो रही है। वह उसे आश्वस्त करता है कि वह उस लड़की को ढूंढेगा और कॉल काट देता है। लटकने के तुरंत बाद वह एक विशाल एक आंख वाले नीले राक्षस से आंखें मिलाता है। वह उस पर विस्फोटक प्रकाश की किरण चलाता है, पर वह बच जाता है, जिससे पीछे की खिड़की टूटती और आग लग जाती है। यह अन्य सदस्यों को सतर्क करता है और वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। जल जादूगर पानी की दीवार से प्रकाश की एक और किरण को रोकता है जो फैन को मारने वाली थी। वे फैन को पीछे न हटने को कहते हैं ताकि विशेषज्ञ इसे संभाल सकें। वे कुशलता से राक्षस की किरणों से बचते हैं। कप्तान अपनी अग्नि शक्तियों से क्षेत्र की आग को नियंत्रित कर राक्षस का पीछा करता है। जब उसका लेवल 3 फायर स्टॉर्म एक ही बार में लगता है तो वह जिंदा जल जाता है। जब उन्हें लगता है खतरा टल गया, वे राहत महसूस करते हैं, पर राक्षस बच जाता है और आंख खोलता है। वह असावधान बर्फ जादूगर तांग पर झपटता है। कप्तान जल जादूगर को रोकने का आदेश देता है, पर वह उसकी ढाल को पार कर उसके कपड़ों को फाड़ देता है। फैन ही है जो अपनी गरज सर्प शक्ति से तुरंत प्रतिक्रिया करके दानव को रोक पाता है। कप्तान पानी के जादूगर पर दानव को न रोक पाने के लिए चिल्लाता है। वह माफी नहीं सुनना चाहता क्योंकि उनके समूह में माफी का मतलब है किसी की जान जा सकती थी। वह फैन की अद्भुत फुर्ती की तारीफ करता है और उसे पूर्णकालिक सदस्य बना देता है। बाद में फैन देखता है कि चूहे दानव की आत्मा पीले गोले के रूप में उसके लटकन में समा जाती है, पर कोई और नहीं देख पाता। राक्षस शिकारियों का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें अभी तक लापता लड़की नहीं मिली है। कुछ सदस्यों ने रसोई में सिर्फ एक सुरंग देखी जो दानव के पद चिन्हों से भरी थी। वे मानते हैं कि एक से ज्यादा साइक्लोप्स चूहे दानव हैं, जिनसे निपटने के लिए जादू समितियों के संघ की मदद चाहिए। उन्हें सूचित करने के बाद राक्षस शिकारी स्कूल छोड़ देते हैं। वापसी पर एक सदस्य जिसने कैंटीन के फर्श पर फैन का फोन पाया बताता है कि उसके पास एक ही नंबर से कई मिस्ड कॉल हैं। फैन घर लौटकर अपनी बहन को पेफोन के पास पाता है। वह उसे सुरक्षित देखकर इतनी राहत महसूस करती है कि व्हील चेयर से उतरने की कोशिश करती है। वह उसके पास आकर गले लगाता है, कहता है कि अब वह राक्षसों से निपट सकता है और टीम की मदद से स्कूल के राक्षस को हरा दिया। वह हल्के फुल्के अंदाज में कहानी सुनाता है और कहता है कि उसकी पहली प्राथमिकता अपनी सुरक्षा होनी चाहिए। इधर जायंट मेव निवास में फैन का भावी प्रतिद्वंद्वी ओंग यू अपने साथियों से तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह बर्फ प्रतिभा के स्तर 2 पर है और 1 साल में स्तर 3 पहुंचेगा, जिससे वह बड़े क्षेत्र को जमा सकेगा। आंग अभी भी अपनी प्रगति से असंतुष्ट है क्योंकि निंगजू उससे आगे है। श्री मेव उसे बताता है कि उसे सिर्फ फैन को हराने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे उसे मास्टर से इनाम मिलेगा। फिर वह शांत मिस्टर मेव के पास जाता है। वह पूछता है कि उसे फैन मो से क्यों लड़ना है, जो एक अयोग्य प्रतिद्वंद्वी है। श्री मेव सहमत हैं, पर कहते हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि प्रिंसिपल और मास्टर यही चाहते थे। वे कहते हैं कि जीत शहर पर नियंत्रण का पहला कदम होगा। बस इतना ही नहीं, एक और फायदा है कि पवित्र वसंत दांव पर है। पवित्र वसंत वह जगह है जहां हर साल एक व्यक्ति को ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। द्वंद्व में अपनी ताकत दिखाकर वह वसंत का उम्मीदवार बन सकता है। उसी समय दूसरे मिस्टर मेव और बाई एक बगीचे में षड्यंत्र रचते हैं। बाई कहती है कि मास्टर एंग को पसंद करता है और पूछती है कि क्या वह अगला नेता हो सकता है। श्री मेव कहते हैं कि निंगजू ही मेव परिवार की सच्ची वारिस है और मास्टर एंग को कुत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि निंगजू उसे सीढ़ी बना सके शीर्ष तक पहुंचने के लिए। मॉन्स्टर हंटर के मुख्यालय में फैन को पहली बार अच्छी तनख्वाह मिलती है। पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उसे हर मिशन और बोनस के लिए मोटी रकम मिलेगी। इससे वह अपने पालतू जानवर को खिला पाएगा।
वो तेजी से आगे बढ़ता और भी तेज लेवल अप करता है। नई नौकरी के कारण वो स्कूल कम जाता है। एक दिन जब वो क्लास में आता है तो मिंजियाओ, जिसे उसने भेड़िए से बचाया था, उसके पास आती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ बाहर जाएगा। वो सोचता है कि वो उस पर फिदा हो गई है और हाँ कह देता है। वो सोचता है कि पहली डेट फिल्म या रेस्तरां में होगी, पर वो उसे एक सूनी गली में ले जाती है। जब वो आती है तो वो इलाके में हो रहे नियमित कंपन के बारे में बात करने लगती है। उलझन में वो पूछता है कि उसने उसे बाहर क्यों बुलाया। वो बताती है कि उसकी दादी पास की इमारत में रहती है और रात में अक्सर कंपन महसूस करती है। चिंतित होकर उसने सोचा कि वो उससे राक्षसों की जांच में मदद मांगे। वो मदद करने को तैयार हो जाता है क्योंकि अब तक वो 7-8 राक्षसों से निपट चुका है। वह अपना छोटा बैग निकालकर खोलता है जिससे एक जादुई पाउडर गिरता है जो राक्षसों के निशान दिखाता है। वह नए उभरे पद चिन्हों की जांच करता है और निष्कर्ष निकालता है कि वह सामने ही छिपा होगा। तभी एक विशाल एक आंख वाला भेड़िया मुंह में शिकार लिए जमीन से निकलता है। वे एक मृत इंसान के पैरों को देखते हैं जो शायद कोई बेघर व्यक्ति था। लगता है वह शहर में छिपा था, बेघरों का शिकार कर रहा था क्योंकि उनकी गुमशुदगी कम ही नोटिस होती है। यह भेड़िया उनके फील्ड ट्रिप वाले भेड़िए से 2 गुना बड़ा है। मिन डर जाती है और फैन से वहां से भागने की विनती करती है। वह उसे अकेले भागने, इलाका खाली करवाने और पुलिस को बुलाने को कहता है, लेकिन मिन कहती है कि वह इंतजार नहीं करेगी और पुलिस को डायल कर रही है। भेड़िया तुरंत फोन की आवाज सुनकर उनका पीछा करने लगता है। पिछली बार की तरह फैन उसे उठाकर भागता है और पीछे आग लगा देता है अपनी शक्ति से। भेड़िया बहुत ताकतवर है और आग की परवाह किए बिना उनका पीछा करता रहता है। वह उसे जाने को कहता है और खुद भेड़िए से निपटना चाहता है। वह मना करती है क्योंकि उनके जैसे छात्र अकेले इस राक्षस का सामना नहीं कर सकते। फिर भी वह उसे धक्का देकर जबरदस्ती वहां से भगा देता है। अब अकेले वह जादुई कवच निकालता है पर बिजली का क्षेत्र बनाने की बजाय पीछे धकेल दिया जाता है। वह आग की शक्ति का प्रयोग करने लगता है। तभी तांग काई आ जाती है जो मिन के अलर्ट पर वहां थी। वह एक शक्तिशाली बर्फ का जादू करके राक्षस के पैर जमा देती है। बिना मास्क के वह मो फैन को पहचानती है और उसे कड़कती आवाज में जाने को कहती है। वह कप्तान को बताती है कि यह शायद एक आंख वाला भेड़िया है जो पवित्र झरने की शक्ति से म्यूटेट हुआ है। वह फैन मो से अनुरोध करती है, नकाबपोश राक्षस शिकारी जो म्यू परिवार के दुश्मन के नाम से मिलता है, घटनास्थल पर आकर अपनी बिजली की शक्ति से दानव को बेहोश करने के लिए। यकीनन मिलते जुलते नाम महज एक संयोग है, बिल्कुल भी संदेहास्पद नहीं। फैन सबसे आखिर में पहुंचता है जबकि बाकी सदस्य पहले से ही वहां मौजूद थे। उसके पहुंचने तक उन्होंने भेड़िए के चारों ओर बर्फ का एक गुंबद बना दिया था। वह अपनी स्तर 1 की बिजली शक्ति का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देता है। कप्तान फैसला करता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि जादुई समाज के संघों के सदस्यों के आने का इंतजार किया जाए, क्योंकि उसकी आग की शक्तियों का इस्तेमाल करने से बर्फ का गुंबद पिघल सकता है और भेड़िया शहर में खुल सकता है। भेड़िया आखिरकार गुंबद से बाहर निकल जाता है और कांटेदार मुंह वाले भेड़िए में बदलने लगता है जिसकी पीठ से कांटे निकल रहे हैं। अगर वह पूरी तरह से बदल गया तो वह राक्षस शिकारियों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। कप्तान अपने सदस्यों को आदेश देता है कि वे भेड़िए को तुरंत मार दें, इससे पहले कि वह पूरी तरह से विकसित हो जाए और शहर में तबाही मचाए। उनके सभी प्रयासों के बावजूद वह विकसित होता रहा और चारों ओर की बर्फ पिघलाता रहा। कप्तान ने बैंडेड हटाने का फैसला किया और पूरी ताकत से अग्नि प्रहार और अग्नि तूफान मंत्रों का इस्तेमाल किया। इसका कोई खास असर नहीं हुआ सिवाय इसके कि सारी बर्फ पिघल गई और राक्षस आजाद हो गया। वह शिकारियों पर झपटा, पर जल जादूगर ने पानी की मजबूत दीवार बनाई जो उसे कुछ पल के लिए रोक सकी। कप्तान ने अपनी स्तर 2 दाह शक्ति का प्रयोग किया, जबकि भू जादूगर ने भेड़िए के सामने पत्थर के खंभे खड़े किए। भेड़िया उन खंभों को ऐसे तोड़कर निकला जैसे वे खेल के गूंथे हुए आटे से बने हों। कप्तान की रक्षा के लिए पानी की एक और दीवार बनी, पर भेड़िया उसे भी तोड़ गया, जिससे कप्तान पानी की लहर से टकराया। बर्फ का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वह अपने मजबूत कांटों से बर्फ की ढालों को मोड़ देता था। एक टुकड़ा कप्तान को लगा, जिससे उसकी बांह बुरी तरह घायल हो गई। फेंक अपनी स्तर 2 की बिजली की शक्ति से तूफान बुलाता है। बिजली के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण यह पहला हमला है जो भेड़िए को थोड़ा रोकता है। वह तूफान से आगे बढ़ने में संघर्ष करता है, जबकि उसका विकास भी धीमा हो जाता है। फेंक उसे रोके रखता है। तब तक 2 शिकारी कप्तान को सुरक्षित दूरी पर ले जाते हैं। दल, जानते हुए कि वे इस राक्षस को नहीं हरा सकते, पीछे हटने पर विचार करता है, जबकि फेंक उसे रोकता है। इस सुझाव पर गुस्सा होकर कप्तान उन्हें राक्षस शिकारी के कर्तव्यों की याद दिलाता है। अगर वे डटे रहें तो कम से कम मदद आने तक भेड़िए को काबू में रख सकते हैं, चाहे जान चली जाए। लेकिन अगर वे भाग जाते हैं तो हजारों निर्दोष नागरिक मारे जाएंगे। गंभीर चोटों के बावजूद वह खड़ा होता है और फेंक की अग्नि जादू से मदद करता है। ठीक उसी पल अचानक पानी की बाढ़ आती है और भेड़िए को डुबो देती है। जादूगर अपने सामने मध्यम स्तर की जल शक्ति से बनी सुनामी देखकर चकित है। वह सुसज्जित लंबे बालों वाला व्यक्ति फेंक के पीछे आकर शिकारियों को पीछे हटने को कहता है। फिर वह कमजोर भेड़िए की ओर दौड़ता है और मध्यम स्तर का बवंडर कौशल बुलाता है। बवंडर एक शक्तिशाली हथियार है जो मार सकता है,
रेणु प्रकट होता है, भेड़िए को अपने चक्रवात में खींचता है, ऊंचाई पर ले जाता है और मौत के घाट उतार देता है। मृत कांटेदार मुख वाले भेड़िए की आत्मा फैन के ताबीज में समा जाती है। पता चला कि वह व्यक्ति श्री यांग है, जादुई समितियों के संघ का अनुभवी और शक्तिशाली सदस्य। वे चर्चा करते हैं कि क्या शहर में राक्षसों के बढ़ते खतरे के कारण अलार्म बजाना चाहिए। श्री यांग का मानना है कि अलार्म से भगदड़ मचेगी और वे फिलहाल गश्त बढ़ाने की सलाह देते हैं। मिशन के बाद फैन अपने ताबीज के रहस्य को समझने की कोशिश करता है। भेड़िए की आत्मा को अवशोषित करने के बाद यह भारी और बड़ा हो गया है। उसे देखते ही ताबीज चमकीले नीले रंग से जगमगाने लगता है। वह अनुमान लगाता है कि यह आत्मा स्तर तक पहुंच गया होगा। इस नए स्तर से वह तेजी से प्रगति कर सकेगा और द्वंद्व तक अपनी अग्नि और विद्युत प्रतिभाओं में स्तर 3 तक पहुंच सकता है। उसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगली बार जब वह बहन से मिलता है तो उसे शिकारी के रूप में कमाए पैसे देता है स्कूल राक्षस हमले में खोए फोन को बदलने के लिए। वह बताती है कि उसने उपचार प्रतिभा, एक प्रकार का सफेद जादू जगाया है। आमतौर पर नए लोग केवल आग, बिजली, पानी जैसे तत्व जादू जगा पाते हैं, लेकिन उसके शिक्षक ने कहा कि कुछ अपवाद हैं। वह कहती है कि वह जानती है उसका काम खतरनाक है और जरूरत पड़ने पर मदद की पेशकश करती है। अगले दिन फैन आगामी द्वंद्व पर चर्चा करने प्रिंसिपल के कार्यालय जाता है। यह यांग के वयस्कता समारोह पर होगा और नया परिवार सभी हस्तियों को आमंत्रित कर इसे बड़ा बना रहा है। इरादा साफ है, वे द्वंद्व को समारोह का मुख्य आकर्षण बनाकर यांग की क्षमताएं दिखाना चाहते हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि यह उनके उद्देश्यों में से केवल एक है। वे उस वर्ष पवित्र झरने में यांग की जगह सुरक्षित करना चाहते हैं। स्कूल अपने टॉप छात्र फैन को वहां ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहता है। हर साल सिर्फ एक जादूगर को वहां ट्रेनिंग की अनुमति है, इसीलिए फैन को यांग को हराकर अपनी योग्यता साबित करनी होगी। हालांकि उन्हें लगता है कि यांग के पास ज्यादा संसाधन है। वे फैन से कहते हैं कि वह अपना बेस्ट दे ताकि स्कूल को पहचान मिले। उसे एहसास होता है कि उसके स्कूल को भी यकीन नहीं है कि वह जीतेगा। फिर भी वह जीतने, परिवार का सम्मान बहाल करने और मध्यम स्तर का जादूगर बनने के लिए दृढ़ रहता है। वयस्कता समारोह का दिन तेजी से नजदीक आ रहा है। मास्टर मू निंगशियू को बताता है कि उसने यांग को इसलिए तैयार किया है ताकि वह निंगशियू का वफादार सहायक बने। उसकी किस्मत में सिर्फ इस शहर से भी ज्यादा पर शासन करना है। वह पूछती है कि क्या द्वंद्व सार्वजनिक होना चाहिए। मास्टर कहता है कि फैन ने म्यू परिवार को शर्मिंदा किया है, इसलिए उसे भी सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होना चाहिए। वह माफी मांगकर कमरे से बाहर निकल जाती है। वह म्यू हवेली के सामने एक जगह पर अकेले बैठे फैन के पास जाती है, जहां से वह अगले दिन होने वाले द्वंद्व का मंच देख सकता है। वह उसे सलाह देती है कि द्वंद्व छोड़कर शहर से भाग जाए, क्योंकि एन कोई दया नहीं दिखाएगी। फैन इस विचार को ठुकराता है, कहता है कि उसके पिता एक धौंस जमाने वाले हैं जो पीछे हटने में मजा लेंगे। वह अपने पिता का सम्मान करना चाहता है, जिन्होंने उसे और उसकी बहन को मां के बिना पाला। मां ने झिंक्यू के जन्म के बाद उन्हें छोड़ दिया था। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, यहां तक कि म्यू परिवार द्वारा बेटे की गलती के लिए पीटे और अपमानित किए जाने के बाद भी। वह पिता को दिखाना चाहता है कि जादूगर बनने के लिए उनका त्याग बेकार नहीं गया और दुनिया को यह कि उसके पिता मूर्ख नहीं है। आखिरकार समारोह का दिन आ पहुंचता है। तांग राक्षस शिकारियों का स्वागत करती है, पर फैन के आते ही उसका लहजा बदल जाता है। बाकी शिकारी अपने साथी मो फैन को याद करते हैं, जो उस दिन नहीं आ सका। अंदर जाते वक्त फैन की पीठ देखकर उन्हें लगता है कि वे उसे कहीं से जानते हैं। तांग बताती है कि भेड़िया दानव की घटना पर उन्होंने उसे देखा था, पर फिर जाने को कहा था। वे फैन और मो फैन में समानताएं पाते हैं, पर तांग को यकीन है कि वह नहीं है। उन्हें लगता है कि मो फैन 10 गुना प्रतिभाशाली है। फैन के दोस्त उसे खाना खाते हुए मिलते हैं। वे समर्थन देने आए, पर वह बेफिक्र लग रहा था। उसके पिता को भी द्वंद्व देखने बुलाया गया था। मास्टर म्यू आंग के भविष्य के लिए टोस्ट करते हैं। जयकार के बीच वह द्वंद्व की घोषणा करता है। सभी लोग द्वंद्व देखने अखाड़े में जमा होते हैं। आंग आत्मविश्वास से 3 जादू गियर लेकर आता है। दोनों हाथ मिलाते हैं। आंग जमाता है, फैन पिघलाता है। फिर वे अखाड़े में आमने सामने खड़े होते हैं। मास्टर म्यू द्वंद्व शुरू करने का इशारा करते हैं। आंग बर्फ फेंकता है, फैन उसे आग से पिघला देता है। फैन कई स्तर 2 अग्निगोलों से पलटवार करता है, जिन्हें आंग जादुई पृथ्वी जूतों की मदद से चपलता से बचाता है। आंग पूरे अखाड़े को जमाने के लिए स्तर 3 की शक्ति, रेंगता बर्फ तूफान का प्रयोग कर सबको चौंका देता है। यह बर्फीला तूफान मिनटों में एक आंख वाले भेड़िए को मौत के घाट उतार सकता है। लगता है द्वंद्व जल्द खत्म होगा, पर फैन ठंड से बचने के लिए आग की दीवार बनाए रखता है। हालांकि अंततः यह भी बुझ जाती है। प्रधानाचार्य द्वंद्व रोकना चाहते हैं, पर गुरु म्यू कहते हैं कि अग्नि जादूगर को और टिकना चाहिए। फैन पहली बार स्तर 3 की शक्ति जगाने की कोशिश करता है, पर ठंड से ध्यान भटकता है।
फिर भी जान बचाने की मजबूरी में वह सातों तारों को संरेखित कर लेता है। वो एक ताकतवर लेवल 3 का आग का जादू करता है जो बर्फ को दूर रखने में कामयाब रहता है। फिर वो आग पर हमला करता है जो अपने जूतों से बचाव करता है। फैन एक अलग हथियार इस्तेमाल करने का फैसला करता है और अपना नया लेवल 3 का आग का तूफान छोड़ता है। ये बड़ा हमला आग को लगता है जिससे वो गिरकर अपने पैर चोटिल कर लेता है। दर्शक हैरान है कि एक गरीब परिवार का नौसिखिया आंग को हरा रहा है, लेकिन आंग अभी हारा नहीं है। वो उठता है और जला हुआ चोगा उतारकर जादुई कवच दिखाता है। स्नोवी पीक चौकी के मुख्य प्रशिक्षक जो लड़ाई देख रहे थे खड़े होकर फैन को रुकने को कहते हैं। जादुई कवच आग से बचाता है और दर्शकों ने उसकी क्षमता पहचान ली है। आंग मजाक उड़ाता है, कहता है फैन हार मान ले क्योंकि उसका गरीब पिता उसे जिताने कुछ नहीं दे सकता। अपने पिता का अपमान सुनकर फैन हार मानने से इनकार कर देता है। वो आखिरकार अपना सबसे बड़ा दांव, अपनी बिजली की शक्ति दिखाता है। सभी आंग समेत हैरान हैं कि उसके पास दो सबसे मजबूत तत्व लेवल 3 पर हैं। वो एक शक्तिशाली बिजली का अजगर छोड़ता है जो आंग का कवच तोड़ देता है, लड़ाई खत्म कर देता है। हैरान दर्शक फैन की जीत पर खुशी मनाते हैं जबकि मेव परिवार दीवार पर सिर पटकता है। फैन अपने मेहनती पिता को गर्व महसूस कराता है और साबित करता है कि वे सम्मान के लायक हैं। Subscribe to my channel, please. I upload anime explanation. Please help me to reach 10 subscribers.